नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि कोरोना के इस संकट काल में आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपसे हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। आपके पाठ्यक्रम में नाटक विधा है, तो प्रमुख नाटककारों और उनकी रचनाओं को समझने से पहले हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, नाटक क्या है। बच्चों, नाटक जो है वो साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। नाटक गद्य और काव्य का एक ऐसा रूप है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और अभिनय के द्वारा देखकर उसका आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नाटक विधा का जो है एक विशिष्ट महत्व माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने भी देखिए नाटक की महत्ता के विषय में लिखा था कि काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात सभी काव्यों में नाटक सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है। नाटक न केवल शिक्षितों के लिए अपितु अशिक्षितों के लिए भी मनोरंजन प्रदान करता है। यही कारण है कि नंदिकेश्वर ने नाटक को ब्रह्मानंद से भी बढ़कर आनंददायक बताया है। नाटककार जो होता है वो रंगमंच के माध्यम से जनजीवन की विविध समस्याओं, मनुष्यों के चरित्र, सभ्यता और संस्कृति के रूप को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो हम कह सकते हैं कि नाटक हमारे जीवन से अलग नहीं है और यही कारण है कि अन्य विधाओं की तुलना में नाटक महत्वपूर्ण और प्राचीन विधा है। नाटक की उत्पत्ति के संबंध में बच्चों विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, अलग अलग राय रही है। भारतीय नाटक की उत्पत्ति को लेकर स्वदेशी और विदेशी विद्वानों में एक गहरा वाद विवाद हुआ है। पाणिनि नाटक की उत्पत्ति नट धातु से मानते हैं और रामचंद्र गुणचंद्र जो एक विद्वान हैं वो नाटक का उद्भव नाट धातु से मानते हैं। मैक्स वेबर का मत है कि नट धातु नृत्य धातु का प्राकृत रूप है। बाद में नट धातु का अर्थ अधिक व्यापक बन गया और नृत्य के अर्थ के साथ साथ अभिनय का अर्थ भी इसमें सिमटता चला गया। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि नट जो शब्द है वो नाटक के अधिक निकट है और नट के खेलों के साथ नाटक का प्रारंभिक अर्थ किसी न किसी रूप में अवश्य संबंधित था। डॉक्टर रिजवे एक विद्वान हैं, उन्होंने नाटक का जो उदय है वो मृत वीरों की पूजा से माना। उनके अनुसार प्रारंभिक काल में मृत आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जो गीत गाए जाते थे वहीं से जो है नाटक का आरंभ हुआ। आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में कहा कि नाटक जो है वो देवी उत्पत्ति का परिणाम है। भरत मुनि वेदों की भांति जो है नाटक को ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किया हुआ मानते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ने सामवेद से गीत, ऋग्वेद से काव्य, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर जो है नाटक की रचना की है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग जो है राय प्रकट की है, अलग अलग अपना मत प्रकट किया है। बच्चों, बात करें हिंदी नाटक की, तो हिंदी में नाटक लिखने की जो परंपरा का जो सूत्रपात हुआ वो भारतेंदु युग से हम मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हिंदी नाटक रचे गए उनमें नाट्य कला के तत्वों का जो है अभाव पाया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देखिए अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधारी दास द्वारा रचित नहुष नामक नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो यहीं से जो है हिंदी नाटक का उद्भव हम देख सकते हैं। समझने की दृष्टि से देखिए हमने हिंदी नाटक के विकास को 4 चरणों में विभक्त किया है, 4 कालखंडों में विभक्त किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को केंद्र में रखकर हम पहला जो कालखंड है उसको हम नाम दे सकते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। भारतेंदु के पश्चात देखिए जयशंकर प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हुए, इसलिए उनको केंद्र में रखकर हमने दूसरे कालखंड को नाम दिया प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। तीसरा जो कालखंड है वो है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, यानी जयशंकर प्रसाद के पश्चात जो नाटक लिखे गए वो इस कालखंड में आ जाएंगे।
और जो चौथा जो चरण है वो है स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक, यानी स्वतंत्रता के बाद में जो नाट्य रचनाएं हुई उनको हम इस कालखंड में रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, बात करें हम भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक की, तो इस युग के बारे में हम कह सकते हैं कि इस युग के जो सर्वश्रेष्ठ जो नाटककार हुए वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अगर देखा जाए तो हिंदी नाट्य साहित्य का जो वास्तविक जन्मदाता हम कह सकते हैं, उसका श्रेय हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को दे सकते हैं। इस काल में जन सामान्य में राष्ट्रीय भावना और सामाजिक और धार्मिक जागरूकता का उदय हुआ। उस समय जनजीवन में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के लिए नाटक विधा जो है वो अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें संस्कृत, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजी के भाषा का अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने इन सभी भाषाओं के नाटकों का जो है वो हिंदी में अनुवाद किया। तो उन्होंने अनुदित नाटक भी लिखे और मौलिक नाटकों की भी रचना की। उन्होंने सन 1868 में बंगला से अनुदित नाटक विद्यासुंदर लिखा और इसके बाद उनके अनेक मौलिक और अनुवादित नाटक जो है वो प्रकाशित हुए। 1872 में भारतेंदु जी ने देखिए वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इस नाटक में जो उन्होंने मांस भक्षियों पर गहरा व्यंग्य किया। सती प्रताप और नील देवी में भारतीय संस्कृति के महत्ता का शुभ संदेश दिया। इसी तरह से उन्होंने महाराणा प्रताप और सुलोचना सती ऐतिहासिक और उनके पौराणिक नाटक हैं। हंदेर नगरी, पाखंड विडंबना, ये भी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। बात करें भारतेंदु जी के अलावा और कौन कौन से नाटककार इस समय हुए थे, तो हम कह सकते हैं कि इस समय जो प्रसिद्ध जो नाटककार हुए उनमें देखिए राधा चरण गोस्वामी, उनका जो नाटक है वो है तन मन धन। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट भी इस युग के प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं, जिन्होंने दमयंती स्वयंवर, कविराज की सभा, ये नाटक जो है वो लिखे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उन्होंने भारत सौभाग्य नामक नाटक लिखा। और प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने त्रिया तेल नामक जो है एक नाटक की रचना की। तो इन सभी जो नाटककार थे, इनका उद्देश्य था व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के हित का संदेश देना। तो इस युग के प्रमुख नाटककारों के पश्चात अब हम देखें कि इस युग के जो नाटक थे उनमें क्या विशेषताएं हमें नज़र आती हैं, प्रमुख रूप से क्या उनकी विशेषताएं हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं उनकी रही थी। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि भारतेंदु युगीन जो नाटक हैं वो मुख्यतः पौराणिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित हैं। भारतेंदु युगीन नाटकों में जो है वो सामाजिक कुरीतियों और धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्यों पर व्यंग्य किया गया है। इस युग में मौलिक, अनुदित और रूपांतरित 3 प्रकार के नाटकों का जो है वो प्रणयन हुआ। नाटकों में राष्ट्रभक्ति का स्वर उद्घोषित होता है और तत्कालीन भारतीय जनता की दुर्भाग्य की कहानी का यथार्थ हम इस समय के नाटकों में देख सकते हैं। भारतेंदु युग में प्राचीन और नवीन, स्वदेशी और विदेशी नाटकों का जो है अध्ययन और अनुवाद हुआ। व्यक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर पौराणिक, ऐतिहासिक और मौलिक नाटकों का सृजन हुआ। शैली की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस युग के नाटकों की शैली जो है वो उसमें सरलता, रोचकता और स्वाभाविकता दिखाई देती है। और भारतेंदु युगीन जो नाटक हैं वो लोक रंजन और लोक रक्षण, इन दोनों तत्वों से युक्त है। इतने प्रसिद्ध नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए उनकी महत्ता के बारे में, उनके योगदान के बारे में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने एक कथन कहा था, जिसे मैं आपके सामने पढ़कर सुना रही हूँ कि यदि हम ऐसा नाटककार ढूंढें जिसने नाटक शास्त्र के गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्य कला पर सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, जिसने प्राचीन और नवीन, स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अध्ययन और अनुवाद किया हो, जिसने व्यक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक और मौलिक नाटकों की रचना की हो, और जिसने नाटकों की रचना ही नहीं की अपितु उन्हें रंगमंच पर खेलकर भी दिखाया हो, तो इन सब विशेषताओं से संपन्न जो नाटककार है वो हिंदी में ही नहीं समस्त विश्व साहित्य में केवल 2-4 मिलेंगे और उन सब में भारतेंदु का स्थान सबसे ऊंचा होगा। तो ये जो कथन है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में, उनके हिंदी नाटक में जो है उनके योगदान के बारे में उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी।
दूसरा जो कालखंड है वो है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर हमने ये नाम दिया है। तो हिंदी नाटकों का जो विकास और उसका जो कह सकते हैं कि परिष्कृत जो रूप है वो हमें इस समय के नाटकों में दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटकों में मौलिक क्रांति के जन्मदाता थे और उन्होंने अपने नाटकों द्वारा हिंदू और बौद्ध काल के इतिहास को जीवंत कर दिया था। जयशंकर प्रसाद ने बच्चों कई तरह के नाटक लिखे, जैसे उनके ऐतिहासिक नाटक की अगर हम बात करें तो उसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु ये नाटक हमारे सामने आते हैं। समस्यामूलक नाटक भी उन्होंने लिखे जिसमें ध्रुव स्वामिनी का नाम हम ले सकते हैं। पौराणिक नाटक में जन्मेजय का नाग यज्ञ ये इनका प्रसिद्ध पौराणिक नाटक है। और हिंदी का पहला गीति नाटक करुणालय, जिसका नाम था करुणालय, वो भी जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने देखिए 1 दर्जन से भी अधिक नाटकों की रचना की है और उसमें देशवासियों में अपने आत्मगौरव, उत्साह और प्रेरणा का संचार उन्होंने किया है। उन्होंने देखिए पूर्वी और पश्चिमी नाट्य शिल्प का भी समन्वय किया। जयशंकर प्रसाद ने अपने देशवासियों में आत्मगौरव, उत्साह और बल और प्रेरणा का संचार करने के लिए अतीत के जो गौरवपूर्ण दृश्य थे उनको अपनी रचनाओं में चित्रित किया। और यही कारण है कि उनके अधिकांश जो नाटक हैं उनका कथानक बौद्ध युग से संबंधित हैं और ये वह समय था जब भारत की सांस्कृतिक पताका जो है वो विश्व के विभिन्न भागों में फहरा रही थी। शिल्प की दृष्टि से बात करें तो भारतीय जो नाटककार हैं वो सुखांत को पसंद करते हैं, जबकि जो पश्चिम के जो कलाकार हैं वो नाटकों का अंत दुखांत पसंद करते हैं। लेकिन प्रसाद ने देखिए अपने नाटकों का अंत इस ढंग से किया है कि न तो इनके नाटक दुखांत हैं और न ही सुखांत, बल्कि हम कह सकते हैं कि उनके नाटक जो है वो प्रसादांत है। यानी उनके अधिकतर जो नाटकों का जो अंत ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना के साथ होता है जिसमें नायक विजय तो प्राप्त कर लेता है लेकिन वह फल का उपभोग स्वयं नहीं करता, उसे वह प्रतिनायक को लौटा देता है। इसलिए इस प्रकार के अंत को हम जो है वो प्रसादांत की संज्ञा दे सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के पश्चात इस युग में और कौन कौन नाटककार हुए? देखिए इस युग में माखनलाल चतुर्वेदी प्रमुख नाटककार हुए जिनका नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने भी इस समय नाटक लिखे। मुंशी प्रेमचंद ने भी करबला और संग्राम नाम के जो है नाटकों की रचना की। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने वरमाला और राजमुकुट ये उनके प्रसिद्ध हिंदी नाटक हैं। विशेषताओं की बात करें तो इस समय के जो नाट्य रचनाओं में क्या प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं? तो देखिए बच्चों, प्रसाद युग में ऐतिहासिक, समस्यामूलक, पौराणिक और प्रतीकात्मक नाटकों का सृजन हुआ। सबसे पहले तो विशेषता ये है। दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रसाद युगीन जो नाटकों में हमें पाश्चात्य और भारतीय नाट्य कला का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। इस युग के नाटक जो है वो चारित्रिक अंतर्द्वंद से संपन्न है। प्रसाद युगीन नाटकों में हमें भारतीय संस्कृति का चित्रण दिखाई देता है। देशभक्ति और राष्ट्रीयता की गहरी भावना इस समय के नाटकों में दिखाई देती है। प्रसाद युग के जो नाटक हैं वो वर्तमान का जीवंत संदेश और भविष्य की जो है वो आशामयी प्रेरणा हमें देते हैं। प्रसाद युग के नाटकों में जो इतिहास की विच्छिन्न कड़ियों को जोड़ने का जो है वो स्तुत्य प्रयास किया गया है और विषय और शिल्प इन दोनों ही दृष्टि से जो है वो इस युग के नाटकों में प्रौढ़ता नजर आती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिंदी नाटक विधा के तीव्र विकास में जयशंकर प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज हमने हिंदी नाटक के इन 2 कालखंडों पर ही चर्चा की है। इसके पश्चात देखिए प्रसादोत्तर हिंदी नाटक और स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।